जैसे जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हम जरा देख लें। ये देखिए, जब आप डाटा इकट्ठा करते हैं तो रिस्पॉन्सिव हर इंडिविजुअल का अपना एटीट्यूड है, उसके रिस्पॉन्स की अपनी वेरिएबिलिटी है, वेरी करती है। हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो उसका अपना हो सकता है। एंड इफ यू आर गेटिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, so every organization has its own dynamics, and these dynamics may be similar, but most of the time their management style is different, their working style is different, the office environment is different, even facilities are sometimes common, but still there is difference. तो ये जो बात हम कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं कि वेरिएंस जो है वो एक जैसा नहीं होगा। अगर हम परफॉर्मेंस का वेरिएंस निकालें, अगर हम पे का वेरिएंस निकालें, अगर हम उनके वर्किंग आवर्स का वेरिएंस निकालें, अगर हम उनकी कमिटमेंट का वेरिएंस निकालें, तो ऑब्वियसली दिस विल वेरी अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाई? बिकॉज द कल्चर इज डिफरेंट, बिकॉज द मैनेजमेंट स्टाइल इज डिफरेंट, बिकॉज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो बिकॉज ऑफ ऑल these factors, these human attitude, human behavior, organizational behavior, उनकी वजह से वेरिएंसेस जो हैं ये एक जैसे नहीं हो सकते। तो व्हेन वेरिएंसेस आर नॉट द सेम, दिस इज नोन एज हेटेरोसिगडास्टिसिटी। सिगडास्टिसिटी इज फॉर वेरिएंस, हेटेरो मींस नॉट आइडेंटिकल। होमो मीन होमोसिगडास्टिसिटी भी होता है, हेटेरो भी होता है। इसके स्पेलिंग आप देख लें, कहीं मैंने लिखे हैं ऊपर देखो, हेटेरो, ये इसके स्पेलिंग है। तो heteroscedasticity is naturally the problem of data when data is cross-sectional in nature. So heteroscedasticity is the natural occurrence with cross-sectional data. लेकिन ये ज़रूरी, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्रॉस-सेक्शन के साथ भी हो। heteroscedasticity can occur even in case of time series data. फाइनेंस में भी होता है। फाइनेंस में तो पूरी जो फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स है वो सारी है ही इसी के ऊपर। आज मॉडल सारे वेरिएंसेस के ऊपर ही हैं, यूनिवेरिएट, मल्टीपल वेरिएट। लेकिन आमतौर पे हम मार्केटिंग में, एचआर में क्रॉस सेक्शनल डाटा बहुत यूज़ करते हैं, सर्वे डाटा बहुत यूज़ करते हैं, बहुत मोर फ्रीक्वेंटली। So therefore, heteroscedasticity is the natural outcome of the data collection through cross section. उसमें लाजमी, और उसकी रीज़न जो है ये मैंने जैसे बताया, लर्निंग बाय डूइंग। अब एक मिसाल है, एक आम भी है कि when for example you want to learn how to drive a car, when you are starting learning driving, generally the learner makes a lot of mistakes. There's a lot of variance. Sometimes go accurate and then suddenly you divert. So this is known as learning by doing. तो ये जो वेरिएंसेस है, ये वेरिएंस है, ये आहिस्ता, ये जो गलतियाँ हैं, ब्लंडर है, अनसर्टेनिटी है, ये ग्रेजुअली ओवरकम होती है when you become perfect, when you have learned and now you know how to control your car steering, maintain the distance from the other car, behind, आगे पीछे, जहाँ साइडों में, लेफ्ट राइट, everywhere. तो the variance is decreased. तो इसका मतलब ये है कि ये जो हेटेरोसिगडास्टिसिटी है, ये लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है, it is naturally associated with that. So in the start the variance is big, but gradually when you are learning, you are improving, the variance starts decreasing. But the point is variance is not constant. So it means heteroscedasticity. When variance is not constant, this is known as heteroscedasticity. The term is difficult, but the concept is very simple. Right. Concept is very simple. उसके बाद आप देखें
अभी इसमें जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पे देखी कि जैसे अर्निंग डिविडेंड्स या रिलेशनशिप ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड। आमतौर पर हम कहते हैं ना कि फाइनेंस की एग्जांपल है कि पहले हमने बिहेवियर का वो मार्केटिंग और वो उसे अब ये देखें कि अर्निंग एंड डिविडेंड। तो जो लोग फाइनेंस में हैं वो पता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन अर्निंग एंड डिविडेंड। इफ द फर्म इज अर्निंग मोर, it is likely to distribute more among the shareholders. So you are, as a shareholder, expected to receive more when firms are earning more. तो इसका मतलब है डिविडेंड आपको ज्यादा मिलने के चांसेस है। तो बड़ा क्लियर है। अब ये तो इसका मतलब फिर तो हेटेरोसेक्सुअलिटी नहीं है, ये तो वेरिएंस नहीं होगा ना। अगर अर्निंग बढ़ रही है, डिविडेंड मिल रहे हैं, जिस प्रोपोर्शन से अर्निंग बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन से तो जो वेरिएशन है वो तो साथ साथ मूव हो रही है, तो कोई वेरिएंस जो है वो फ्लक्चुएट तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो भी दो वेरिएबल अंडर डिस्कशन हो, सिर्फ वो नहीं होते, उसके अराउंड बहुत सारी चीजें चल रही होती। तो एक बिजनेस के अंदर इफ यू आर ट्राइंग टू रिलेट अर्निंग एंड डिविडेंड इन जनरल, इट मीन्स यू आर इग्नोरिंग द अदर थिंग्स, बट अदर थिंग्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ द बिजनेस, बड़ी फर्म पाकिस्तान में आपको डिविडेंड नहीं देती ऐसे, उनके पास कई बहाने होते हैं। दे आर प्लानिंग टू ग्रो, दैट इज व्हाई दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, बिकॉज दे वांट टू रीइन्वेस्ट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू ग्रो। तो बिगर फर्म्स जो है वो लोग जो शेयर होल्डर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं द फर्म इज बिगर, रिलायबल, इसके एक्सटेंडिंग है, रिव्यूड है, तो कोई नहीं इस साल नहीं अगले साल दे देंगे। तो इसका मतलब है कि फर्म साइज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो बिकॉज ऑफ दी फर्म, ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम कह रहे हैं कि अर्निंग एंड डिविडेंड मे डिफर ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ द साइज। तो हर फर्म का साइज के मुताबिक वेरिएबिलिटी होगी, डिविडेंड कभी ज्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा। तो हेटेरोसेक्सुअलिटी तो आ गई लाजमी। तो एक और एग्जांपल देखें, डाटा कलेक्शन मेथड, ये बिल्कुल लर्निंग बाय डूइंग है। आमतौर पे व्हेन यू स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा, इनिशियली यू आर नॉट फेमिलियर विद द एक्यूरेट मेथड, इसलिए आप रिलायबिलिटी भी उसकी चेक करते हैं और उसकी वैलिडिटी भी चेक करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं। वजह क्या होती है? यू वांट टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी। एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो एरर, जो पॉसिबल प्रॉब्लम, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, यू आर ट्राइंग टू ओवरकम। So when you are trying to overcome, it means you are trying to reduce the variance. It means you are trying to control the heteroscedasticity. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेचुरली रह जाता है। वो नेचुरली हर रिस्पॉन्सेंस का, हर रिस्पॉन्डेंट का एटीट्यूड डिफरेंट है, उसकी डायनामिक्स डिफरेंट है, उसका कल्चर डिफरेंट है, तो उसकी वजह से नेचुरली वेरिएबिलिटी है। एक एग्जांपल रियल लाइफ से देखें कि आप लोग बैठे हैं 6 लोग, आपको अगर हर महीने इकरा, मतलब यू विल बी लकी इनफ, अगर इकरा आपको हर महीने 1 लाख रुपए दे हर एक को, तो डू यू थिंक योर कंजम्पशन पैटर्न विल बी द सेम? नहीं, चेंज होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए कि उनका अपने बैकग्राउंड है, आपके अपने हैं, इनके अपने हैं। सही बात है। तो हर कोई अब एक सोसाइटी के साथ, अपने फैमिली के कल्चर के साथ, जहाँ पे वो रहता है उस इलाके के कल्चर के साथ एसोसिएटेड है। ये फैक्टर उसकी अर्निंग को, वो उसके कंजम्पशन पैटर्न को फ्लक्चुएट करते हैं। हेटेरोसेक्सुअलिटी बिकॉज़ द वेरिएंस इज डिफरेंट। ये समझो, यहाँ तक तो आपकी मुझे 100% बात समझ आ गई। ये तो प्राइमरी डेटा की बात कर रहे हैं, हम सेकेंडरी डेटा पे आए। वहाँ मेथड्स, वहाँ तो एक डेटा है, इट इज ऑलरेडी बीन मतलब मेड या गिवन वो है, उसी को हम उसी तरह एज इट इज ले रहे हैं। वहाँ पे ये वाला एरर के ग्रेजुअली ये डिक्रीज होना है, ये पॉसिबल है या मैं उसको नहीं सोच पा रही हूँ? क्यों नहीं है? मतलब प्राइमरी डेटा में तो देखें मुझे आई एम वेरिएट कर रहा है, हाँ सेकेंडरी डेटा में फर्म टू फर्म, बट मेथड ऑफ कलेक्शन सर नहीं। लेकिन जो फर्म और बिजनेस जो सेकेंडरी हो या प्राइमरी, जो सेकेंडरी डेटा आपने इकट्ठा किया है
तो क्या सारी फर्म सारे बिजनेस एक जैसे हैं? नहीं वो ये बात मुझे समझ आती है। डिफरेंट है कि नहीं? उनके जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो क्यों चेंज हो रहे हैं? क्या वो सिर्फ फाइनेंसेस की वजह से चेंज हो रहे हैं? लेकिन सर रिटर्न ऑन एसेट हर जगह एक ही मेथड से कैलकुलेट होता है। मेथड एक ही है, लेकिन उसके पीछे उस नंबर की जो फ्लक्चुएशन है वो किस वजह से? वो तो बहुत से फैक्टर हैं, सारे फैक्टर तो है ना हेटेरोसेक्टासिटी सब चीज़ों में। इस वो मेरे दिमाग में आया था कि आप कहते कि जब आप ड्राइविंग मतलब वो जो आप बात कर रहे थे कि आप जब वो मेथड की बात कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो इनमें शायद मेथड की कोई किसी ने सर्वे से किया। अगर हम आप में से जितने लोग भी ड्राइविंग कर लेते हैं, अगर सबकी हिस्ट्री पूछे ना, अभी स्टार्ट करें तो आपके जो ऑफर करेंगे, अगर हम अज्यूम करेंगे हर एक को 1 महीना लगा है ड्राइविंग सीखने में, तो गलतियों की अगर कैलकुलेशन करें सबकी एक जैसी नहीं होगी। डिफरेंट हो ही नहीं किसी सकता, इतनी बड़ी बड़ी गलती हो ही नहीं सकता किसी तो वेरिएंस एक जैसा कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो यही तो वेरिएंस है ना। नहीं वो मुझे समझ आ गई थी, बस मैं मेथड्स पे थोड़ी सी। तो हेटेरोसेक्टासिटी एक ऐसा इशू है जो किसी भी डेटा में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल डेटा के ऊपर इसलिए जोर लगा रहे हैं क्योंकि आप मोस्टली जो HR के लोग हैं वो ये यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्रॉस सेक्शनल के साथ एसोसिएटेड है, कैन बी विद एनी टाइप ऑफ। तो जो स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IV है, ये जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स करते हैं ना, उसका पर्पस होता है ना ताकि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डाटा का पता लग जाए। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, नेचुरली स्क्यूनेस है, तो वो उसके अंदर हेटेरोसेक्टासिटी एक है। इसी तरह आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स क्या होते हैं? एक्सेसिवली लार्ज वैल्यू, एक्सेसिवली लो वैल्यू। नॉर्मल डाटा आ रहा है, अचानक 2 रिस्पॉन्स ऐसे आते हैं कि वो एकदम बहुत बड़ी वैल्यू, एकदम बहुत कम वैल्यू। आप सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ऊपर से स्टार्ट होते हैं, एक ऑफिस में जाते हैं, वो कोई बता रहा है कि 5 लाख सैलरी है, कोई कहता है 1 लाख है, 3 लाख। एक जगह जाते हैं, वो कहते हैं मेरे तो 15,000 है। आउटलायर। उससे ऊपर जाते हैं, डायरेक्टर साहब कहते हैं मेरे तो 10 लाख है। आउटलायर। तो ये जो नॉर्मल या मीन से डिविएशन बहुत ज़्यादा होती है कुछ वैल्यूज़ की, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको आउटलायर्स कहते हैं। आउटलायर। Sometimes omitted variables they also create heterosequencity. Omitted variable किसे कहते हैं? If there were some important variables, important dimensions of analysis in your thesis, while collecting data you missed out, erroneously, intentionally, or inadvertently, whatever can be the reason, but you missed out the important variable. तो ये जो ओमिटेड वेरिएबल हैं दे आल्सो क्रिएट, तो उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं पे अपीयर होता है। वो कहाँ पे होता है? रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर में जाके होता है। तो रेजिडुअल्स आप निकालते हैं, उसमें शो होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि एक एस्टिमेटेड वैल्यू रेजिडुअल है म्यू की वैल्यू, तो वहाँ पे वो शो होते हैं। तो ओमिटेड वेरिएबल्स आर व्हेन यू आर गैदरिंग डाटा। आपने क्वेश्चन डिजाइन किया, यू डिजाइन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर लिटरेचर रिव्यू, you reviewed multiple articles और कुछ चीज़ें सामने आई हैं, based on that you develop different items। लेकिन क्या आप बैठ के अगर 10 लोग भी बैठ जाएं जो एक्सपर्ट हों स्टैट्स के या फील्ड के, क्या ये पॉसिबल है कि वो 100% रेलेवेंट वेरिएबल्स या 100% रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो बना सकें? नहीं, कहीं ना कहीं कोई चीज मिस कर जाएंगे जो बाद में, इसलिए वो पायलट सर्वे जिसको हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, डाटा कलेक्शन मेथड जो स्टार्ट में पायलट रिसर्च इसलिए की जाती है कि यू लर्न, यू मेक मिस्टेक एंड देन यू रिमूव दोस मिस्टेक्स। तो इसलिए जो है ना, तो ओमिटेड वेरिएबल्स बाय चांस या बाय इंटेंशन तो बहुत कम होता है, लेकिन सम टाइम even by intention भी हो जाता है। For example, when someone asks you a question, you say no, this variable is beyond the scope of my study. लेकिन जब आप एक्चुअली टेस्ट करने बैठते हैं तो वो रिजल्ट सही नहीं आते, उस वेरिएबल को डालते हैं तो सही हो जाता है। तो इसका मतलब है that variable was very much relevant but you omitted, you could not incorporate।
बाज़ वेरिएबल जो मॉडल आप बनाते हैं वो रेलेवेंट नहीं बन पाता. फॉर एग्जांपल most of the students, most of the researchers assume that the relationship is linear. That is why they estimate linear. They apply linear regression model. And even in the descriptive stats, जैसे compare mean हम कर रहे हैं, तो obviously if the relationship is non-linear, तो mean comparison भी फिर आपको कोई सही आंसर नहीं देगा. So that is why sometimes the model is actually non-linear, but we since we learned only the linear method, we learned only to apply the linear regression method, तो हम उसको करते हैं तो वो रिजल्ट जो है सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट, तो उसके अंदर नेचुरली एक वेरिएंस जो है वो चला जाता है म्यू के अंदर. तो वो जो वेरिएंस जो चेंज होता है उसको हेटेरोसिक्लासिटी में वो शो होता है. तो ये these are the background sources of हेटेरोसिक्लासिटी. तो अगर क्वेश्चन हो किसी भी लेवल पे व्हाट आर द रीजंस फॉर हेटेरोसिक्लासिटी, तो आप ये सारे मेंशन कर सकते हैं. व्हाई हेटेरोसिक्लासिटी इज बैड? क्योंकि इसके इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हैं. रिसर्च में हम क्या कर रहे होते हैं? 99% एस्टिमेशन ऑफ बीटास, कोएफिशिएंट एस्टिमेट कर रहे होते हैं, इफेक्ट्स एस्टिमेट कर रहे होते हैं, इसका इसके ऊपर इम्पैक्ट कितना है, कितने %. तो वो इफेक्ट्स जो हैं वो रिलायबल नहीं होते. आइदर दे आर ओवर एस्टिमेटेड और अंडर एस्टिमेटेड इफ देयर इज हेटेरोसिक्लासिटी, बिकॉज हेटेरोसिक्लासिटी इज इफेक्टिंग द स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस बेस्ड है. तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन. और ये स्टैंडर्ड एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ यूज होता है? टी स्टैट्स में डिनोमिनेटर में, आपको फार्मूला याद होगा, टी स्टैट्स के डिनोमिनेटर में ये यूज होता है. क्योंकि टी स्टैट का क्या फार्मूला है? जो आपका इफेक्ट है उसको आप स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करते हैं, तो टी की वैल्यू आती है. टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो इफेक्ट का साइज है यानी बीटा है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर. तो स्टैंडर्ड एरर जब डालते हैं तो स्टैंडर्ड एरर अगर रिलायबल नहीं है, हेटेरोसिक्लासिटी है, तो हाउ कैन टी बी रिलायबल? तो टी स्टैट्स तो रिलायबल नहीं होगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि तो जब क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द इफेक्ट या व्हाई हेटेरोसिक्लासिटी इज बैड, द आंसर इज दिस. ये 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे कि बीटा इज इनएफिशिएंट, यानी जो आपके इफेक्ट एस्टिमेट करते हैं, दीज इफेक्ट्स आर नॉट एफिशिएंटली एस्टिमेटेड. These effects are inefficiently estimated. Either they are overestimated or they are underestimated. तो इसको हम टेक्निकली इसको टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, दैट कंफ्यूजिंग डिटेल. तो सिंपल वर्ड्स, आइदर overestimated or underestimated, if inefficient. उसके बाद क्योंकि forecasting is one of the objectives of the research, so when effects are not correctly estimated, inefficiently estimated, therefore the forecasting which is based on the estimated results, forecasting आमतौर पे after the estimation of results होती है. तो after the estimation of results, अगर आप उस पे if you are basing your forecasting on the estimated results, that forecasting will also be erroneous. This will also be incorrect. लेकिन आप स्मार्ट PLS यूज कर रहे होंगे, आप इसी तरह का कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, तो वो आपको रिजल्ट बार बार बताएगा कि योर रिजल्ट्स आर अनबायस्ड, योर रिजल्ट्स आर अनबायस्ड. याद रखें, व्हेन देयर इज हेटेरोसिक्लासिटी इन योर रिजल्ट्स स्टिल विल बी अनबायस्ड, बट दैट डज नॉट मीन योर रिजल्ट्स आर एफिशिएंट.
रिजल्ट्स अनबायस्ड, इससे बहुत सारे बिजनेस के स्टूडेंट्स मिसलीड होते हैं, वो कहते हैं, मेरे रिजल्ट्स तो अनबायस्ड हैं। यानी अनबायस्ड का क्या मतलब है कि अगर आप 20 सैंपल एस्टिमेट करते हैं, उन सब की एक्सपेक्टेड वैल्यू मोर और लेस सिमिलर आ रही है, आप कहते हैं मेरे तो रिजल्ट्स ठीक हैं, ऐसा नहीं होता। तो जब आप उसके ऊपर ये HC3 जो मैंने बताया, जो अभी निकाल के, तो HC3 के ऑप्शन को करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस सॉफ्टवेयर जो है वो उस पर अप्लाई करके, ये HC3 तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में होता है, ये SPSS में है, ये इसी तरह स्टेटा में भी होता है, इसी तरह बाकी सॉफ्टवेयर में भी ये इसी नाम से सर HC3 बहुत पॉपुलर है। अगर नहीं तो ये इस नाम से होगा, जो मैंने अभी किया था तो उसके साथ आया था मैकिनन का नाम लिखा हुआ था, तो उस नाम से होगा। मैंने इसकी डिटेल नोट्स में भी डाल दिया HC3। तो ये बेसिक, इसी तरह अब इसके टेस्ट करते कैसे हैं, ये इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। हमने ये टेस्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि HC3 जब आप कर लेते हैं तो वो उसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई होती है, वो खुद ही कैलकुलेट करता है, फिर हर ऑब्जर्वेशन से वो एक्स्ट्रा जो वेरिएशन काज कर रहा होता है वो उसको ट्रिम कर देता है, उसको रैशनलाइज कर देता है, तो उसकी वजह से वो खत्म हो जाता है। अदरवाइज अगर कभी मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ जाए तो ये मेथड है, मेरी वीडियो इस पे मौजूद है, मैं आपके साथ वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने एक एक स्टेप के साथ ये एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जांपल के साथ। आप वीडियो को रोक के स्टॉप करके उसको ऑन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। सब हम कर सबको हमने मिल जाएगा सर। तो अब सर इस पे भी डिपेंड करता है कि उस पे देख भी रहे हैं या सुन भी नहीं रहे, ये बड़ी चीज़ है सर। हाँ, ये बड़ी डिटेल्स है, उसमें मैंने बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें उसमें होंगी। अगर कोई ना हो तो मुझे बता दें, मैं बना दूंगा, शेयर कर दूंगा आपको। अभी इंशाल्लाह मैं कल से या नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह वर्ड की वीडियो बनाऊंगा, 4-5 मिनट की, तो मैंने फील किया कि MS वर्ड में भी लोगों के मसले मसाइल हैं, तो उस पर भी छोटी छोटी 4 वो अच्छी है, वो सर काफी बेनिफिशियल है। जनरल इंस्ट्रक्शंस जी, वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल, बड़ी अच्छे लेवल तक है पूरा, उसमें हर चीज, पिक्चर कैसे लेते हैं, पिक्चर को लेके फिर क्रॉप उसके अंदर करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन कहाँ से बिल्कुल ये सब चीजें कुछ चाहिए होती है। पूरा फॉर्मेट थीसिस का कैसे बनता है, वो सारा इंशाल्लाह उसमें आ जाएगा। तो ये टेस्ट हैं, इनके नाम हैं, इनसे ये, इसमें कॉमन चीज क्या है, वो स्टेप अगर आप याद रखें तो ये जो खौफनाक किस्म की मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है, आपका डर खत्म हो जाएगा। वो चीज क्या है, ये जहाँ पे x1 x2 ये सारे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और ये म्यू क्या है, रिग्रेशन जब आप रन करते हैं तो एक्सेल खुद निकाल देता है म्यू, वो जो सीरीज निकालता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर रिग्रेस करना है, इतनी सी बात है। वो किसने करना है, सॉफ्टवेयर ने करना है। आपने क्या देखना है उसमें, आपने 2 काम करने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का पता होता है जी सर, तो नहीं पता तो ये जानना है, एक काम ये है। दूसरा काम ये है कि रिग्रेशन जो आप नॉर्मल डीवी और आईवी की निकाल रहे हैं, उससे म्यू जो निकाला है वो लहदा से निकाल लिया, इनको इसके ऊपर रिग्रेशन रन करनी है, वो भी सिस्टम में आप करेंगे, इसको डीवी बता देंगे, बाकी आईवी को निकाल देंगे। अब कैसे पता चलेगा कि हेटेरो है या नहीं है, अगर वही टी स्टैट्स, इसका टी स्टैट होगा, ये A1 A2 A3 जो लिखे हुए हैं, इनके टी स्टैट्स निकल आते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी टी स्टैट सिग्निफिकेंट है तो हेटेरोजिगोसिटी मौजूद हो, कोई एक भी हो तो वो सिग्निफिकेंट होगी। अगर ओवरऑल निकल आता, जैसे मैंने यहाँ पे हाइपोथेसिस लिखा हुआ है सबका, एफ टेस्ट, यानी टी टेस्ट आप देखें या एफ टेस्ट देख लें, एफ टेस्ट है तो फिर तो वो कंफर्म है, यानी कोई एक या 2 भी हो तो एफ भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि एफ एक से हो जाता है, एफ से। हाँ, तो ये एफ जो है ये जॉइंट सिग्निफिकेंस को मेजर करता है।
तो यानी ऑल दी कोएफिशिएंट्स आर इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है लिखने का, इसको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ज़हन में बिठा लें कि अगर ये सारे ज़ीरो हैं, ये नल हाइपोथेसिस इस तरह लिखा जाता है। ज़ीरो का मतलब क्या है, अगर ये 0 0 पुट करते हैं हम, A1 0 है तो ये ड्रॉप हो जाएगा, ये 0 है तो ये ड्रॉप हो जाएगा। अगर ये सारे ड्रॉप हो जाते हैं, ये सारे A1 A2 A3 सारे 0 हो जाते हैं, तो फिर तो कांस्टेंट बच जाएगा ना, ये और ये, फिर तो वेरिएंस कांस्टेंट हो गए। तो वेरिएंस कांस्टेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, होमोसेग्लासिटी, फिर तो मतलब ही कोई नहीं। अब आपको लॉजिक समझ आइए कि नल हाइपोथेसिस क्यों ऐसे लिखते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे डाटा में नहीं है, यानी ये जो सोर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं, यानी इफेक्ट को जो शो कर रहे हैं, हम कहते हैं नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो होमो, नो हेट्रो। तो ये हमारी अजम्पशन होती है। ये डिफरेंट क्योंकि उसके फॉर्मेट होते हैं फ्लक्चुएशन के, वेरिएंस के, म्यू के, कोई अपवर्ड राइजिंग होता है, कोई डाउनवर्ड होता है, कोई एब्सोल्यूट के साथ उसका रिलेशनशिप होता है। तो ये मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ ऑप्शन अप्लाई किए हुए हैं। ये एब्सोल्यूट है सर, इसमें कोई कहता है कि इसका स्क्वायर लेके रिग्रेस करें तब सिग्निफिकेंट, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप। कोई कहता है कि नहीं, इसको इसकी एब्सोल्यूट फॉर्म को रिग्रेस करें, कोई कहता है कि आपको ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, अपनी तरफ से भी अज्यूम कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये इसका टेस्ट अप्लाई हो चुका होगा जब आप ये सोच रहे हैं, ऑटोमेटिकली जब ये आप सोच रहे हैं तो ये टेस्ट अप्लाई हो चुका होगा। तो ये इस तरह से ये करते हैं सारे। तो ये सारे ये इसके टेस्ट हैं। ये अगर कोई फाइनेंस का टाइम सीरीज डाटा यूज कर रहा है तो उसके लिए ये टेस्ट नंबर 7 यूज करते हैं, जनरली बाकी करते हैं। क्योंकि टाइम सीरीज का मसला ये होता है, कोई प्रॉब्लम अगर कल हुआ है तो हम अज्यूम करते हैं कि वो उसका इफेक्ट अगले 2 4 5 दिनों तक, महीनों तक रहता है। तो इसलिए ये जो वेरिएंस है ये काम नहीं हो रहा, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। टाइम सीरीज का मसला ये होता है। तो उसमें क्योंकि जो फैक्टर्स हैं वो अब ये जैसे ट्रम्प फैक्टर लगा हुआ है, रोज एक नई खबर आती है। कभी वो कहता है ये मैंने कनाडा को पता कर लेना है, बल्कि वो कहता है हो गया है, बस अब आप मेरे साथ ऐलान करें। अभी स्वीडन को उसने कहा कुछ, स्वीडन को है ना।